हेलो एवरीवन, गौतम इस एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जारी होगी। आज है 28 जनवरी 2025 और आज की करंट अफेयर की क्लास आप लोगों के लिए। सबसे पहले मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहती हूँ क्योंकि 27 जनवरी और 26 जनवरी को आपकी क्लास डाली गई थी, लेकिन मैं किसी ऐसी जगह पर गई थी जहाँ पर वो नेटवर्क का थोड़ा इशू था, तो वहाँ पर जो क्लास है वो अपलोड नहीं हो पाई। इसीलिए आज 28 की ही क्लास आप लोगों के सामने अपलोड है। आइए देखते हैं हमारा करंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आज के सेशन का। संविधान लागू होने के बाद देश में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है उत्तराखंड। ठीक है, देखिए जब से भारत में जो संविधान लागू हुआ है, कब हुआ है? 26 जनवरी 1950 को संविधान भारत का लागू हुआ है। तो उसके बाद देश में समान नागरिक संहिता मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसको हम बोलते हैं, उसको लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो यह बना है उत्तराखंड। अगर आप लोगों को ये थोड़ा सा भी नॉलेज है कि गोवा में समान नागरिक संहिता चालू है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि गोवा ने कानून बना करके उसको चालू किया हुआ है, उसमें पहले से ही लागू था वो। ठीक है, उसमें कोई कानून नहीं बनाया गया है गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड का। उत्तराखंड ने कानून बना करके इसको लागू किया है, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए कब किया है, ये 27 जनवरी 2025 को किया है। और उत्तराखंड में क्या होगा इस समान कानून से? इसमें जो समान नागरिक संहिता विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, विरासत से संबंधित मामलों को सरल और एक समान कानून बनाते हैं। चाहे आप किसी भी जाति किसी भी धर्म से संबंध रखते हो, ये सारे जो कानून है ये आप लोगों के लिए एक ही होने वाले हैं। तो अच्छा, एक क्वेश्चन इसमें और भी है कि ये जो समिति बनाई गई थी, इसमें सुप्रीम कोर्ट किस मतलब अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में इस समिति को जो बनाया गया था? वह जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश है न्यायमूर्ति रंजना पी देसाई, इनकी अध्यक्षता में यह कमेटी जो है बनाई गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड में जो समान नागरिक संहिता लागू हुआ है, ठीक है, वहाँ पर उसकी अध्यक्षता की जो कमेटी की जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी? वो की थी न्यायमूर्ति रंजना पी देसाई ने। ठीक है, अगर हम बात करें कि संविधान में वर्णन कहाँ है इसका समान नागरिक संहिता का, तो अनुच्छेद जो 44 है, 44वां जो अनुच्छेद है, जो अध्याय 4 है, मतलब नीति निर्देशक तत्व जो है संविधान के अंदर, वहाँ पर यह प्रावधान है कि राज्य भारत के नागरिकों के लिए पूरे भारत क्षेत्र में समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। क्योंकि हम लोग अच्छे से जानते हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, मौलिक अधिकार जो होते हैं, वो क्या होते हैं? वो बाध्यकारी होते हैं। ठीक है, उनके लिए हम न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं कि भाई ये अधिकार हमें नहीं मिल रहा है। ठीक है, लेकिन ये जो नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं ये बाध्यकारी नहीं है और ये न्यायालय में मतलब चैलेंज इसको हम नहीं कर सकते हैं। हाँ, इसमें यह है कि राज्य मतलब ये कल्याणकारी राज्य की अवधारणा से रखे गए हैं। तो अगर कोई चाहता है, कोई स्टेट चाहता है या कोई सेंटर चाहता है तो कि हमारे राज्य में ये कानून हो, तो उसके लिए वो बना सकते हैं, अदरवाइज ये ऐसे बाध्यकारी नहीं होते हैं। नेक्स्ट देखिए, 2025 में आयोजित ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस चैंपियनशिप के 120वें संस्करण का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है जैनिक सिनर। ये जो जैनिक सिनर हैं, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस चैंपियनशिप का खिताब जीता है। हराया किसको है? अलेक्जेंडर जेवरेव को हराया है। जैनिक सिनर कहाँ के रहने वाले हैं? इटली के रहने वाले हैं। और अलेक्जेंडर जेवरेव कहाँ के? जर्मनी के रहने वाले हैं। इनको हरा करके इन्होंने जीता है। अभी देखिए इसका जो मतलब मेजबानी है वो महिला एकल खिताब जीतने वाली कौन है यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस चैंपियनशिप में? तो मैडिसन कीज हैं। क्या नाम है इनका? मैडिसन कीज। किस देश की हैं? इन्होंने जीता है महिला एकल का खिताब। तो ये जो मैडिसन कीज हैं ये कहाँ की हैं भाई? संयुक्त राज्य अमेरिका की हैं। और इन्होंने किसको हराया है? इन्होंने बेलारूस की आरेना सबलेंका को हराया है। अच्छा, अब मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो मेजबानी कौन कर रहा है? ऑस्ट्रेलिया कर रहा है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में कौन सा शहर कर रहा है? मेलबर्न शहर कर रहा है। इतना आप लोगों को पता होना चाहिए। नेशनल जियोग्राफिक डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो नेशनल जियोग्राफिक डे हर साल 27 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, ये जो नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी की स्थापना की याद में इसको मनाया जाता है, जो विज्ञान अन्वेषण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्रों में सबसे प्रतिष्ठित संस्थाओं में से एक मानी जाती है। नई दिल्ली में 2025 गणतंत्र दिवस परेड में किस केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की ऊंट टुकड़ी ने भाग लिया था? देखिए ये जो परेड होती है इसमें भी बहुत सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन हमारे लिए बनते हैं। तो भाई इस बार की परेड में खास क्या था कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की किस बल की ऊंट टुकड़ी ने भाग लिया था? तो किसके लिया था? यह लिया था बीएसएफ ने। ठीक है, किसने? बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जिसको हम बोलते हैं, सीमा सुरक्षा बल।
तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सीमा BSF की जो ऊंट टुकड़ी ने भाग लिया था। और देखिए क्या क्या हुआ था यहाँ पर नया, इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति हैं वो यहाँ पर चीफ गेस्ट थे प्रबोवो सुबियांतो, ठीक है। 76वां गणतंत्र दिवस था, ये भी क्वेश्चन में आता है कि कौन से नंबर का था, 75वां था, 76वां था, 77वां था, ठीक है। और तीसरी बात यहाँ पर कि इसके और आकर्षण क्या थे भाई, देखिए जो गणतंत्र दिवस परेड के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार थे, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और 152 सदस्यीय इंडोनेशियाई राष्ट्रीय सशस्त्र बल और इंडोनेशिया की सैन्य अकादमी के 190 सदस्यीय सैन्य बैंड ने भी परेड में भाग लिया था, ठीक है। और यहाँ पर भाग लेने वाला विदेशी सैन्य दल फ्रांसीसी सेना का बैंड था, जिसने 2016 में 67वें गणतंत्र दिवस परेड में भाग लिया था, ये भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। और सहायक कमांडेंट ऐश्वर्या जॉय एम ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स, जिसको कि हम CRPF बोलते हैं, की 148 सदस्यीय महिला मार्चिंग टुकड़ी का नेतृत्व किया था। किसने किया? ऐश्वर्या जॉय एम ने। और डिप्टी कमांडेंट मनोहर सिंह खिच्ची ने सीमा सुरक्षा बल BSF की ऊंट टुकड़ी का नेतृत्व किया। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। रविचंद्रन अश्विन को 2025 में किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है पद्म श्री से इनको सम्मानित किया गया है, ठीक है। किससे किया गया है? पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। अच्छा, 2025 का जो पद्म भूषण पुरस्कार है उस किस खिलाड़ी का चयन किया गया है? तो यह PR श्रीजेश का किया गया है। अब PR श्रीजेश को पद्म भूषण मिलेगा। और रविचंद्रन अश्विन और फुटबॉलर IM विजयन और भारत के पहले पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता तीरंदाज जो हरविंदर सिंह हैं और पैरा एथलेटिक्स कोच सत्यपाल सिंह, इनको पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। 2025 में देखिए कितने पुरस्कार मिले हैं, इसमें जो है एक युगल मामले सहित 139 पद्म पुरस्कार जो है राष्ट्रपति प्रदान करेंगी। युगल मामले में पुरस्कार को 1 के रूप में गिना जाता है, ठीक है। और इसमें 7 पद्म विभूषण है, 19 पद्म भूषण है और 113 जो है वो पद्म श्री पुरस्कार है। मतलब टोटल है 139, इनको बांटा गया है इस तरह से, 113 पद्म श्री, 19 पद्म भूषण और पद्म विभूषण 7 हैं इसमें, ठीक है। महिलाएं कितनी हैं? अगर ऐसा पूछा जाए कि इस बार जो पुरस्कार पाने वाली महिलाएं कितनी हैं, तो 23 महिलाएं हैं, जिसमें 10 व्यक्ति विदेशी हैं, अनिवासी भारतीय और भारतीय मूल के व्यक्ति भारत के प्रवासी नागरिक की श्रेणी से, और 13 मरणोपरांत पुरस्कार विजेता हैं, ठीक है। तो 23 टोटल महिलाएं हैं। सामान्यतः एक वर्ष में 120 से अधिक पद्म पुरस्कार नहीं दिए जाते, लेकिन इसमें अपवाद किया जा सकता है, ठीक है। साइबर सुरक्षा सहयोग पर बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो कहाँ पर हुई है? यह जो बैठक है यह नई दिल्ली के अंदर हुई है, ठीक है। बिम्स्टेक की यहाँ पर साइबर सुरक्षा के लिए बैठक है, ये 21 जनवरी 2025 को की गई है। और अगर हम बात करें कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय का प्रमुख कौन होता है, तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, वर्तमान में मोदी जी हैं। बिम्स्टेक के सदस्य देख लीजिए कौन कौन है, 7 सदस्य हैं, भारत, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड और म्यांमार। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या आती है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसकी फुल फॉर्म होती है। सचिवालय कहाँ पर है? ढाका, बांग्लादेश के अंदर इसका जो सचिवालय है, मतलब सेक्रेटरेट है। पहला जो प्रौद्योगिकी संवाद है कहाँ आयोजित किया गया था? IIT गुवाहाटी, भारतीय विज्ञान संस्थान परिसर, IIT मद्रास या IIT खड़गपुर। तो कहाँ पर है भाई? यह जो किया गया था यह भारतीय विज्ञान संस्थान परिसर बेंगलुरु के अंदर किया गया है, ठीक है। नीति आयोग के पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? किसकी बात यहाँ पर हो रही है? नीति आयोग ने राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक निकाला है, ठीक है, और पहली बार निकाला है। ये इंपॉर्टेंट है, जो पहली बार अगर कुछ होता है तो इंपॉर्टेंट होता है, नोट करके रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं इसको कहना चाहूंगी। पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में शीर्ष स्थान किस राज्य को मिला है भाई? शीर्ष स्थान ओडिशा को मिला है। अगर हम बात करें सबसे निचले स्थान पर कौन है, तो वो पंजाब है, और 18 राज्य इसमें शामिल थे, 18 में सबसे ऊपर जो है ओडिशा है, ठीक है। माइकल मार्टिन को हाल ही में कहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है और वो किस दल से संबंधित हैं, ठीक है। इनको जो है वो आयरलैंड का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। कहाँ का? आयरलैंड का प्रधानमंत्री इनको नियुक्त किया गया है। इनके राजनीतिक दल की अगर हम बात करें तो राजनीतिक दल ये फियाना फेल राजनीतिक दल, ठीक है। किस देश में? फियाना फेल नाम है इनके राजनीतिक दल का। और किस देश में प्रधानमंत्री को ताओसीच कहा जाता है? तो ताओसीच आयरलैंड में कहा जाता है प्रधानमंत्री को, और एमराल्ड आयल के नाम से भी इस देश को जाना जाता है, ठीक है। इसकी राजधानी डबलिन है, मुद्रा यूरो है, राष्ट्रपति माइकल डी हिगिंस है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने राज्य के 17 धार्मिक शहरों में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका आंसर होने वाला है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने 17 धार्मिक शहरों में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब ऐसा नहीं है कि ये पहला जो प्रदेश बना हुआ है, पहला राज्य बना हुआ है, भारत में ऐसा पहले हो चुका है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से राज्य में। सबसे पहला जो राज्य था वो था गुजरात, जिसने कि शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया था। अभी देखिए वर्तमान में ऐसे कौन कौन से राज्य बन गए हैं, तो गुजरात, बिहार, नागालैंड, मिजोरम, इन्होंने शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। जबकि जो केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, उसमें कुछ निर्दिष्ट द्वीपों को छोड़कर शराब की बिक्री पर प्रतिबंध है। अब देखिए भारत का कौन सा जो अनुच्छेद है वो शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने या उसे सीमित करने का अधिकार देता है? तो अगर हम बात करें राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, सिद्धांत हैं, उनमें अनुच्छेद जो 47 है, 47 की अगर हम बात करें तो उसके द्वारा यह निर्देश दिया जाता है। ठीक है। वृंदावन स्थित किस मंदिर को विदेशी दान स्वीकार करने के लिए FCRA लाइसेंस के लिए गृह मंत्रालय की मंजूरी मिल गई है? तो यह कौन सा है? यह बांकी बिहारी का मंदिर है और इसको ये लाइसेंस मिल गया है कि आप मतलब दान ले सकते हैं विदेशों से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण किस दिन वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट पेश करेंगी? तो यह जो केंद्रीय बजट है ये 1 फरवरी को पेश किया जाता है और हमारी वर्तमान में जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी के द्वारा किया जाएगा। अब ये अगर हम बात करें कि ये जो वार्षिक वित्तीय विवरण है, क्योंकि हिंदी इसमें जो हमारा संविधान है वहाँ पर बजट नाम का शब्द का कोई उल्लेख नहीं है, इसलिए संविधान के अंदर जो शब्द है वह है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब वार्षिक वित्तीय विवरण, और ये आर्टिकल 112 के अंतर्गत आता है। भाग 5 में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है। देखिए पहली बार जो हिंदी में केंद्रीय बजट छापने का निर्णय हुआ था वो 1955 में हुआ था, ताकि देश की पूरी जनता को जो इंग्लिश नहीं जानते हैं, हिंदी जानते हैं, तो उनको भी ये समझ आ सके। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में 2024 की ICC महिला ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये जो पुरस्कार है ये स्मृति मंधाना को मिला हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास है, किसने ग्लोबल वेटलैंड सिटी नेटवर्क में स्थान पाया है? तो किसने पाया है? यह पाया है इंदौर और उदयपुर ने, A और B दोनों ने पाया है। ग्लोबल वेटलैंड सिटी नेटवर्क में इन दोनों को स्थान मिला हुआ है। ठीक है। और देखिए वैश्विक स्तर पर जो है 31 वेटलैंड मान्यता प्राप्त शहर हुए हैं, जिसमें कि इंदौर और उदयपुर भारत के पहले शहर हैं। तो पहला है, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप लोगों को ध्यान रखना है। इंदौर और उदयपुर कहाँ पर? वैश्विक स्तर में जो वेटलैंड शहर जिनको मान्यता प्राप्त हो रही थी। अब महत्वपूर्ण जो वेटलैंड्स हैं कौन कौन से? देखो इंदौर में कौन सा है? सिरपुर झील, रामसर साइट पक्षी अभयारण्य है ये, और उदयपुर में पिछोला, फतेह सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर और दूध तलाई यहाँ पर वेटलैंड है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, इंटरनेशनल कस्टम्स डे, हर साल किस दिन को मनाया जाता है? तो सीमा शुल्क डे की अगर हम बात करें तो ये 26 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है भाई? ताकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार सामानों के सुगम और सुरक्षित प्रवाह को सुनिश्चित करने में कस्टम्स अधिकारियों और एजेंसियों की महत्वपूर्ण भूमिका को सम्मानित किया जा सके। अब अगर देखा जाए तो इसका जो विषय है वो इस बार का क्या है? कस्टम्स अपनी प्रतिबद्धता को दक्षता, सुरक्षा और समृद्धि में पूरा करना, ये इसका विषय है 2025 का। लास्ट वीडियो में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था कि लेबनान के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ लेबनान? तो इसका सही आंसर था जनरल जोसेफ ऑन। आप लोगों ने आंसर किया भी था। नेक्स्ट, आज की वीडियो का क्वेश्चन आप लोगों के लिए, हाल ही में किस देश में एक नया पर्यटक कर लागू हुआ है? इन विच कंट्री हैज़ अ न्यू टूरिस्ट टैक्स बीन इम्प्लीमेंटेड रिसेंटली? ऑप्शंस आपके पास रहते हैं चीन, जापान, जर्मनी या फिर रूस। सही आंसर क्या होगा ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनी तैयारी को डे बाय डे मजबूत रखिए। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।